हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी ये सीरीज चल रही थी क्लास 12th की एनसीईआरटी की, और कम से कम उसमें 5 से 6 या 7 वीडियो हो गए हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये उससे आगे वाला वीडियो है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नगर राज्य प्रशासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो पहला जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, तीसरा हरिहर प्रथम और चौथा है प्रताप रुद्र द्वितीय। तो मैं आपको बता दूं कि वो हैं आपके जो कि हरिहर प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा ऑप्शन है चंदेल, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट और चौथा ऑप्शन है विजयनगर। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विजयनगर। कि कल्याण मंडप जो था ना, वो विजयनगर में मंदिर स्थापत्य की प्रोविधा शैली थी और यह बेशर शैली का एक रूप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि मुगल काल में मुजरियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है जमींदार, तीसरा ऑप्शन है किसान और चौथा ऑप्शन है मनसबदार। तो आपको ये बताना है कि इसमें से किसके लिए किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है किसान। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मुगल काल के भारतीय फारसी जो स्रोत हैं वो किसान के लिए आमतौर पर रयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? तो पहला स्टेटमेंट है कि मक्का भारत से अफ्रीका और स्पेन को निर्यात किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची थी और मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया था, ना कि निर्यात होता था। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां अमेरिका से भारत में आयात किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां जो थी वो अमेरिका से लाई गई थी और इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल भी वहीं से आए थे। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है तो केवल दूसरा वाला आपका सत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि मध्यकाल में मुकदम का अर्थ है पंचायत का मुखिया, किसानों पर चलाए जाने वाले मुकदमे, गांव की आमदनी व खर्च का हिसाब, दीवानी विवाद का निपटारा करने वाला न्यायाधीश। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत का मुखिया। तो मध्यकाल में पंचायत का जो सरदार होता था, जो मुखिया होता था, उसे मुकदम या मंडल कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री बैप्टिस्ट टर्नियर ने अपने वर्णनों में सराफ का जिक्र किया है। तो आपको ये बताना है कि ये सराफ कौन थे। तो सबसे पहले जमींदार, दूसरा कर की गणना करने वाले, तीसरा मुद्रा की हेर फेर करने वाले और चौथा है पंचायत के मुखिया। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की हेर फेर करने वाले। मतलब जैसे हवाला ववाला जो होता है ना, पैसे को जो है इधर से उधर पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के काल में दिए गए भूमि वर्गीकरण की जानकारी दी है। उसी वर्गीकरण में पोलज नामक भूमि कैसी होती थी? तो आपको ये बताना है कि पोलज जो भूमि है वो कैसी भूमि होती थी। तो पहला है वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। दूसरा है जिसमें एक के बाद एक हर फसल सालाना खेती होती थी जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। और तीसरा है वह ज़मीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। और चौथा है वह ज़मीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई थी। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर है बी, जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अकबरनामा को 3
जिल्दों में रचा गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरी जिल्द आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं कि आईने अकबरी में अकबर के काल की ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले 2 में दी गई हैं, तो तीसरे में तो दी नहीं गई होंगी। और तीसरे में क्या दी गई है, तो तीसरे में शाही कानून बताए गए हैं, शाही नियम कानून बताए गए हैं, तो ये वैसे गलत हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो बी, दूसरा और तीसरा इसमें असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व के अधिकार होते थे और उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने का बाध्यता नहीं होती थी। तो मैं आपको बता दूं, तो इनके पास न्यायिक और पुलिस दायित्व नहीं होते थे, ठीक है, जागीरदारों के पास, लेकिन जमींदारों के पास राजस्व के अधिकार होते थे और उनके राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो मैं आपको बता दूं, जमींदार जो होते थे ना, उन्हें राजस्व वसूली के साथ साथ न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी करने होते थे। तो उनको क्या करने पड़ते थे, उनको राजस्व वसूली के अधिकार तो थे, लेकिन उन्हें अन्य दायित्व भी पूरे करने पड़ते थे। कौन कौन से करने पड़ते थे, जैसे न्यायिक हो गए, प्रशासनिक हो गए। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, का रॉन्ग हो गया। तो दूसरा वाला पढ़ लेते हैं, जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत नहीं होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार जो थे ना वो वंशानुगत होते थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो पहला है परगना सरकार सूबा, दूसरा है सरकार परगना सूबा, तीसरा है सूबा सरकार परगना और चौथा है परगना सूबा सरकार। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले आता है परगना, फिर उसके बाद आता है सरकार, फिर उसके बाद आता है सूबा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।